विरोधी हैं जो ये लोग दलित विरोधी है, हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लिए गलत बयानबाजी किए हैं। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। हजूर एकदम ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। हमारा आस्था पूरा हुआ, हम लोग दिल से ये हमारे संस्थापक लोग ये दलित विरोधी है सरकार। अब दूसरे प्रश्न लिए जाएंगे, कृपया शांति बरतें। अब असली प्रश्न लिए जाएंगे। श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य श्याम रजक, बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, शांति शांति। प्लीज लाएंगे शून्यकाल में बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बात आ गई, कृपया बैठ जाएं। अभी प्रश्नकाल है, तख्ती हटा दें, अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। प्रश्नकाल चल रहा है, सदन चलाने में सहयोग करें। शांति शांति शांति। विषय आ गया है, विषय राजू तिवारी जी बैठिए। कृपया बैठ जाएं, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। राजू तिवारी प्लीज बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठिए, बैठिए भाई बहन, बैठिए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है, शांति शांति। राजू तिवारी जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों का भारत सरकार के साथ एमओयू अंतर्गत 35,28 करोड़ लीटर 1060 किलो लीटर पर डे एनुअल ऑफटेक क्वांटिटी निर्धारित किया गया है। बिहार में डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों द्वारा 1602 किलो लीटर पर डे की उत्पादन इथेनॉल उत्पादन करने वाले इकाइयों तथा तेल विपणन कंपनियों के बीच हुए समझौता से यह स्पष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित ऑफटेक क्वांटिटी के अनुरूप इथेनॉल की खरीद की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 तेल कंपनी विपणन कंपनियों और संभावित इथेनॉल उत्पादकों के बीच हस्ताक्षरित इन समझौतों में 10 वर्ष के अवधि के लिए 100% इथेनॉल उत्पादन की खरीद का आश्वासन दिया गया था। और इस तरह जो है माननीय सदस्य बिहार विधान, माननीय मंत्री जवाब कर कृपया बैठ जाए। राजू तिवारी जी प्लीज, हम मौका देंगे 0 आवर में मौका देंगे आपको, हम 0 आवर में बैठ जाइए। अभी मंत्री का जवाब हो रहा है, आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री का जवाब हो रहा है। समय आपकी बात आ गई। आपकी बात
आपकी बात आ गई राजू तिवारी जी, बैठ जाइए प्लीज। क्वेश्चन आवर में सहयोग करें, बैठ जाइए। आपका बात आ गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए, हो गया, चलिए अब क्वेश्चन चल दीजिए। हाँ, पूरे पूछ लीजिए आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब जो आया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत सरकार ने इथेनॉल खरीद पर बिहार का कोटा आधा कर दिया है, जबकि पूरे देश में 88 इथेनॉल प्लांट हैं। सरकार अन्य राज्यों में कटौती नहीं की है। महाराष्ट्र में 50% लिया जाता है, मध्य प्रदेश में 53%, झारखंड को 57%, कर्नाटक को 58%, हिमाचल प्रदेश को 62%, पश्चिम बंगाल को 65%, पंजाब में 67%, हरियाणा में 70%, उड़ीसा में 73%, जम्मू कश्मीर में। आप पूरा पूछ लीजिए जी पूरा क्यों पूछ रहे हैं सर? जब वहां पर इतना ज्यादा स्तर पर इथेनॉल खरीदा जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी 8 दिसंबर को गए थे बक्सर, और वहां उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे बक्सर। नवानगर में भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था, और वहां आदेश दिया था उन्होंने कि 100% इथेनॉल खरीद का आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आधा कटौती हो गया, जिसके कारण 7% इथेनॉल कंपनियां बंद हो गई है। 700 से ज्यादा मजदूर जो काम करते थे सब बेकार हो गए हैं, जबकि हमारी सरकार की नीति है कि हम रोजगार देंगे। 700 लोगों का रोजगार छीना गया है। और पूछे तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार केंद्र सरकार को आग्रह करेगी कि आधे जो हमारा कटौती किया है वो कटौती को खत्म करे, और पेट्रोल कंपनियों के साथ जो समझौता हुआ है कि 15% वो लेगा, लेकिन उसमें भी वो नहीं ले रहे हैं। तो ये शर्तों पर पेट्रोल कंपनियों के साथ वार्ता करके इस बिहार के 22 इथेनॉल जो कंपनियां हैं जो बंद पड़ रही है, उसको फिर से चालू कर और यहाँ के किसानों का, जो मक्का के किसान है उसको, और 700 मजदूरों को जो रोजगार छिना रहा है उसको करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो डेडिकेटेड इथेनॉल इकाई भारत सरकार के साथ जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू में था कि 1060 किलोलीटर पर डे, यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर एथेनॉल इनका जो है एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार की तेल कंपनी खरीदेगी। लेकिन इन लोगों के द्वारा उत्पादन जो है 1060 किलोलीटर पर डे के अगेंस्ट में 1602 किलोलीटर पर डे उत्पादन क्षमता का संयंत्र इनके पास है। लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत सरकार ने जो कोटा अलॉट किया था वो 1060 किलोलीटर पर डे का ही कोटा अलॉट किया था। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार को, चूंकि तेल की ज़रूरत जब ज़्यादा रहती है और तेल कंपनी अगर उससे ज़्यादा अलॉटमेंट से ज़्यादा जब बनाते हैं तो भारत सरकार उस तेल को परचेज कर लेती थी। लेकिन इस बीच में तेल का जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक जहाँ था, तेल की मात्रा बढ़ गई वहाँ पर, तो उन लोगों ने जो परचेज कर रहे थे उसका उन्होंने कोटा घटा दिया है। हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा है कि आप हमारा कोटा जो है बढ़ाइए, क्योंकि जो इथेनॉल के फैक्ट्री कंपनी वाले यहाँ हमारे फैक्ट्री हैं, वो जो क्षमता 1602 किलोलीटर पर डे के क्षमता का उत्पादन का शक्ति उनका है, तो सभी इथेनॉल उनसे परचेज किया जाए। हालांकि वो 1060 किलोलीटर के एग्रीमेंट के तहत ही वो बाध्य है लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये पत्र लिखा है और हमको लगता है जल्द इस पर कोई निदान निकल जाएगा। पूछ लीजिए श्याम बाबू, पहले आपको पूछना है तो। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे कि भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है, लेकिन उस पर गंभीरता के साथ उनके साथ वार्ता करके इसको चालू कराना चाहते हैं कि नहीं? सरकार गंभीर है, एकदम निश्चित। गंभीर नहीं लग रही है। जवाब देखा नहीं। मैंने दो बात कही है, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि 1060 किलोलीटर यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर जो है इथेनॉल परचेज करने का एग्रीमेंट हमको अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन ये लोग एथेनॉल बना रहे हैं 1602 किलोलीटर पर डे, इनकी क्षमता है।
उसके बाद भी हमने पत्र लिखा है और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रयासरत हैं कि इथेनॉल कंपनी में जो इथेनॉल की फैक्ट्री है वो जितना तेल बनाते हैं, उनको इथेनॉल बनाते हैं, हम उनको परचेज करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए हैं और बहुत गंभीरता के साथ हम इसको जल्द ही कोटा बढ़वाने का काम करेंगे। भी महोदय, तो बहुत बड़ा उम्मीद मक्का किसानों के मन में जगा महोदय। बिहार में मक्का का उत्पादन बहुत अधिक होता है और शायद एशिया में मक्का उत्पादन में अपना बिहार जो है महोदय आगे है। और जब ये बंद हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण उसका असर पड़ा है। अभी इसके कारण मक्का का जो उत्पादन हुआ इस उम्मीद पर कि इथेनॉल फैक्ट्री में खरीद लिया जाएगा, लेकिन अब नहीं खरीदा जा रहा है महोदय। इसके कारण किसानों को मक्के का मूल्य का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और मक्का का किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या किसानों की जो उम्मीद थी और जो उत्पादन हुआ और जो मक्का आज उसका रखा हुआ है, उसका जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है? पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, एक ही बार जवाब दीजिएगा। सब पूछ लीजिए पहले करके। माननीय सदस्य, पूरा पूछिएगा, पूरा ही पूछ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कृषि विभाग मक्के का उत्पादन बढ़ाया। आप लगभग बिहार में 12 ऐसे इथेनॉल की इंडस्ट्री है चालू कराए, भारत सरकार नहीं ले रही है। इंडस्ट्री का जो मालिक है महोदय वो बैंक करप्ट हो रहा है, उसके पास पैसा इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है और बैंक उसको नोटिस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर इस परिस्थिति में क्या जो 22 इथेनॉल की फैक्ट्री बनाने के लिए जो आपने एमओयू साइन किया, अब तो वो इंडस्ट्री नहीं आएगी महोदय। पूरा पूछिए ना। और इंडस्ट्री के मालिक कह रहा है कि हम बैंक करप्ट हो गए, अब हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है। तो जब आप जान रहे थे कि भारत सरकार नहीं खरीद सकती है, तो मक्के का उत्पादन किसान को परेशान करने के लिए आपने क्यों बढ़वाया? पूरा पूछ लीजिए, मैं चाहूंगा। भारत सरकार जब अगर नहीं खरीद सकती है तो फिर आप बिहार के लोगों को झूठा आश्वासन दे के इंडस्ट्री क्यों लगवाया? क्या आप बैंक जो करप्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री के मालिक, जब तक उसका इथेनॉल नहीं खरीदा जाता है, क्या आप उसका बैंक का सूद माफ करने के लिए सरकार विचार करती है कि दिवेश जी, अंतिम आप है, पूछ लीजिए। कोई नई बात हो बताइए। नई बात ही बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय। केवल भारत सरकार तेल कंपनियों के माध्यम से इथेनॉल खरीदे, एक ये व्यवस्था है। इससे अलग भी व्यवस्था है कि पूरे देश में इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन भारी मात्रा में हो। होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है, बिहार के बाहर बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन है फैक्ट्रियों में। क्या सरकार उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ जो एक्सेस इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है 1060 किलो लीटर से अधिक 1602 किलो लीटर, शेष 602 किलो लीटर इथेनॉल का कंजम्पशन वहां कराने का विचार रखती है? मार्केटिंग की व्यवस्था करे ना सरकार। बैठ सुन लीजिए, जवाब बहुत अच्छा रहा। देखिए, दोबारा बता दीजिए। मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि भारत सरकार ने 1060 किलो लीटर पर डे यानी 35 करोड़ 28 लाख ही हमको कोटा दिया था लीटर बनाने के लिए। लेकिन जो हमारा प्लांट लगा वो 1602 किलो लीटर यानी 50 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा वो उत्पादन कर रही है। तो कोटा तो भारत सरकार का पहले से 1060 किलो लीटर पर डे ही था। लेकिन लेकिन भारत सरकार को तेल अगर इथेनॉल लेने में कोई दिक्कत नहीं था तो सब इथेनॉल परचेज कर लेती थी। लेकिन कोटा निर्धारित है हमारा 1060 किलो लीटर ही, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह का मीडिया में भ्रामक प्रचार भी दिया जा रहा है, इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। 3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हम इंसेंटिव देते हैं किसी भी फैक्ट्री को, तो हमारे रिपोर्ट में जो उन्होंने, चूंकि हमसे करोड़ों करोड़ रुपया फैक्ट्री वाले इंसेंटिव भी लेते हैं पूरे बिहार में, 1700 करोड़ रुपया का भी मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी को धन्यवाद दूंगा कि इंसेंटिव उन्होंने अलॉट किया है। और मेरे रिपोर्ट में जो आया है जिसमें उन्होंने इंसेंटिव क्लेम किया है कि 23/12/2025 से 25/12/2025 यानी 2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद रहा, और 28/12 से लेकर के 31/12/2025 तक
चूंकि दिसंबर का उन्होंने रिपोर्ट जनवरी में भेजा कि बंद कितना दिन रहा, तो कुल 7 दिनों तक जो है ये फैक्ट्री उसमें उन्होंने बंद किया। और 2026 में जो है हमारा जो है अभी जनवरी का रिपोर्ट अभी वो लोग भेजेंगे, तो आधा हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गए। तो भाई जब इंसेंटिव आप क्लेम कर रहे हैं तो आप तो इसमें लिखते हैं कि 2 दिन ही फैक्ट्री बंद है। ये उन्हीं का रिपोर्ट है, अब मैं हाउस में बोल रहा हूं। सही बात है कि फैक्ट्री जो भी खुलता है उसके साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है। वो जितना उनकी कमाई हो तो अच्छा है, कोई भी फैक्ट्री लेकर आता है बिजनेसमैन तो उसकी जितनी कमाई हो निश्चित रूप से हम सभी सदन के सदस्य हम लोग सब चाहेंगे कि फैक्ट्री वाले आए तो फले फूलें। हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि ये और फले फूलें, ये और कमाई करें, क्योंकि बिजनेस में आए हैं, प्रोफेशन में आए हैं, तो हमें उनकी चिंता है। तो हम लोग कोटा बढ़ाने के लिए बहुत ही गंभीरता से, और अभी जा भी रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, दिल्ली जा रहे हैं, हम चाहेंगे तो वहां बात भी करवाएंगे, तो हम लोग कोटा बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई 6 महीना बंद नहीं है, रिपोर्ट में आ गया है कि मात्र 2 दिन बंद है। तो ये कागजी रिपोर्ट है हमारा, तो इसको फिर भी हम जो है भारत सरकार से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये कोटा बढ़ जाए और भी फैक्ट्री खुले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूंगा। श्री आई.पी. गुप्ता, सब बात आ गई, सारी बात आ गई। सरकार प्रयासरत है, गंभीर सरकार जाकर के बैठिए, बैठ जाइए, समय खत्म हुआ। आई.पी. गुप्ता जी खड़े हुए, माननीय सदस्य आई.पी. सब बात आ गई है, सारी बात सरकार ने रख दिया बसु जी को जार, सरकार प्रयासरत है, बैठिए। आई.पी. गुप्ता जी, ठीक है, कर लिया जाएगा। आई.पी. गुप्ता जी। सर, मैं जो क्वेश्चन उठाया था, यहाँ मौजूद सदन में एक एक सदस्यगण, माननीय सदस्यगण इस क्वेश्चन से इत्तेफाक रखेंगे और मुझे लगता है कि उत्तर मिला ना आपको? हाँ, उत्तर मिला है सर। थोड़ा सर इस पे बहस करने का मौका दिया जाए सर। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर है, हुजूर प्रश्न पूछिए। हुजूर आपको अधिकार है पूछने का, सीधे पूछे माननीय मंत्री से। जवाब मिला है, और मेरा सवाल था कि क्या ये सही है कि गांव और शहर के ये जो ड्राई ड्रग्स है अपने कब्जे में ले रहा है? सरकार ने जवाब दिया और 5 पॉइंट्स में जवाब दिया है, बड़ा लंबा जवाब है, और ये जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि रूटीन वर्क है। जैसे कितने एफआईआर हुए, कितने अरेस्ट हुए, आप देखेंगे कि पूरे साल में। आप पूरे पूछे सीधे एकदम सर, सुना जाए। 3 अधिकार पूछने, पूछ लीजिए आप। सुना जाए सर, प्लीज सुना जाए सर, सुना जाए सर। ये जो इंटेंसिटी है इसका, ये जो सारे जवाब आए हैं ना, सर्टेन सरकार काम कर रही है, लेकिन एक सर्टेन टारगेट ग्रुप से के लिए काम कर रही थी। अब टारगेट ग्रुप्स बदल गया है, प्लेस ऑफ अकरेंस बदल गया है। ये जो टारगेट ग्रुप पहले थे बड़ों के लिए, ऐसा लगता है कि सारी चीजें, लेकिन अब जो टारगेट ग्रुप है हुजूर, ये 14 से 25 बरस के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स आज, और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, सरकार अगर टारगेट ग्रुप्स को देख के अगर ये चीजें एक्शन में आती, तो ये जो रिपोर्ट आया है, जो जवाब है, उसका तरीका सर बदल जाता। मैं सहरसा से आता हूँ, सहरसा के शाम को 7 बजे के बाद आप किसी भी चाय के दुकान पे पूरे पूछिए ना, मैं पूरे बिहार में है, जवाब में 5 आया है। में नवोदय विद्यालय में सर, ITI स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार से सिर्फ एक मेरा निवेदन है कि ये जितने भी कानून बने, सिर्फ एक कानून अभी नया आया है कि वो मद्य निषेध से सरकार ने बनाई है। अब जवाब आप मैं सर वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, पर जाइए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब आप टारगेट ग्रुप बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो तरीका है वो बदल जाएगा। कानून के तरीके, जिस तरह से शराब नीति स्पेसिफिक लाया, बंद किया गया, उसी तरह इस बच्चों को जो 14 से 18 बरस के बीच के बच्चे हैं, 25 बरस के बच्चे हैं, कॉलेज में नवोदय विद्यालय सहरसा का सर चलने लगा। सारी बात क्वेश्चन में आपका आगे। हाँ, अगर सीधी बात कीजिए आप सरकार से, पूरा पूछिए एक लाइन। सर अभी सुना जाए थोड़ा सर। अभी जैसे HIV पटना के ढेर सारे अखबार में आए कि HIV बच्चों में जगह जो है डिबेट करना ना, क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन है सर और कई आपसे पूछे। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए मैं सर पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ। श्री अजय कुमार पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पूरा क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। क्या सरकार, शांति, आप पूछिए जल्दी जल्दी।
क्या सर इन्हीं लोगों को अध्यक्ष आप बोलिए ना, बैठा दिया जाए, आप बात सर, ज्यादा समझ अच्छा होगा। आप बोलिए ना। क्या सरकार इस न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे पी रहे हैं उसको लेके कोई स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? माननीय मंत्री नंबर वन, बैठ जाइए। नंबर वन, आज तीनों पूछ लीजिए। तो नंबर वन सर, ये जो सेडेटिव ड्रग्स है जिसके वजह से HIV और जो रिलेटेड बीमारियां हो रही है, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी होगी जो ये पता कर सके जो HIV हुआ है ये ड्रग्स से हुए हैं, ड्राई ड्रग्स से हुए हैं या कैसे हुए हैं? तीसरा पूछिए। थर्ड तीसरा हो गया, बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब में दिया गया है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने किया है, चाहे वो हीरोइन हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो या कोकीन हो, अफीम हो, सबके खिलाफ विस्तार से कितने FIR हुए, कितने कार्रवाई किए गए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ा कर दिया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है। किस बॉर्डर के किस इलाके में, ठीक कर रहे, सहरसा वो जो पूरा बॉर्डर का इलाका है उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरा जांच करा रहे हैं। अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे भी अलग से एक DIG का प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सूखा नशा हर हालत में सरकार कार्रवाई करेगी, जहां भी सूचना देंगे शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। श्री अजय कुमार विभूतिपुर, पूछिए। जी पूछते हैं, बैठिए, सब बात क्लियर। अजय कुमार जी। महोदय उत्तर मिला है ना? पूछता हूँ, उत्तर नहीं मिला है। नहीं मिला। माननीय मंत्री सूचना जनसंपर्क मिल जाएगा। महोदय इसमें तो हमने बता दिया है कि जो पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्यता है वो सिर्फ अपने बिहार में ही नहीं है, जहाँ कहीं भी मिल रहा है पेंशन वहाँ भी अनुमान्यता की शर्तें जितनी बिहार में है कहीं उससे अधिक है। इसलिए ये तो मिनिमम है 20 वर्ष की उनकी सेवा होनी चाहिए। और ये TDS वगैरह जो काटने की बात कर रहे हैं, PF वगैरह, ये तो 20 वर्ष वो सर्विस में रहे हैं इसके प्रमाण के रूप में लिया जाता है ना। शर्त तो एक है कि 20 वर्ष की उनकी सेवा अवधि होनी चाहिए, और 20 वर्ष की सेवा अवधि है ये तो जो उनके एम्प्लॉयर हैं या जिस भी मीडिया समूह के साथ वो कार्यरत हैं वो उनको वहाँ से सैलरी दिए होंगे, PF काटे होंगे, जो भी होगा रिकॉर्ड, उससे वेरीफाई कराने के लिए ये सब मांगा जाता है। ये सब कोई अलग से शर्त नहीं है महोदय। और जहाँ तक पेंशन की बात है महोदय, मेरे पास अन्य कई राज्यों के बारे में सूचना है कि जितना पेंशन बिहार सरकार दे रही है उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं दिया जाता है। और फैमिली पेंशन भी जो एक बार मतलब जो पत्रकार हैं उनकी असामयिक दुखद मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के रूप में भी जो अनुमान्यता है वो जो बिहार में है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इसलिए और कहीं भी कोई इस तरह का पेंशन या कुछ भी दिया जाता है तो मिनिमम सेवा शर्त तो रहता ही है अजय जी। इसलिए ये एक ही साथ जो पत्रकार मान लीजिए आज हो गए, सर्विस में भी बिहार सरकार के यहाँ भी एक पेंशनेबल मिनिमम सर्विस करने की अवधि होती है। तो इसलिए महोदय ये उचित है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह से। मोहम्मद कबूल होदा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूँ। एक रखा है शर्त कि अगर उसे कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी सेनानी उसकी पुष्टि करता है तो उसको मिलेगा पेंशन। तो क्या सरकार कोई पत्रकार का एक कमेटी बना करके उसको ये जिम्मेदारी दे करके उन पत्रकार को पेंशन देना चाहती है कि नहीं? क्योंकि
पत्रकारों की संख्या जो अभी तक मेरे पास है कि सिर्फ 75 पत्रकार को ही उस हिसाब से पेंशन मिल रहा है। बिहार में सर सिर्फ 75 पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो है वो पूरी जिंदगी चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हुए अपने जीवन को होम कर देता है। अब पूरा पूछ लिया। इसीलिए मेरा कहना है कि जो पीएफ और दूसरी टीडीएस कटौती के आधार पर जो शर्त रखा गया है वो कंपनी उसको काटती है। अब पत्रकार का कंपनी भी जो है शोषण करता है। तो इसीलिए मैं ये सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जेपी सेनानी की तरह कोई एक पत्रकारों की कमेटी आइदर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बना करके उसकी पुष्टि करवा करके और जितने पत्रकारों की पुष्टि हो उसको पेंशन सरकार देना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय, जेपी सेनानियों को और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग अलग इसीलिए हैं कि ये दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं। जेपी सेनानी तो बाद में सोच के दिया गया है ना, लेकिन पत्रकार तो लगातार हैं। अब जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जेपी सेनानी थे, ये तो जिस वक्त महोदय आंदोलन चला उस वक्त तक की बात थी। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और दूसरी बात है, आप संख्या जो कह रहे हैं, सरकार ने कोई संख्या पे सीमा नहीं लगाई है कि हम 8वीं को देंगे, 10वीं को देंगे, 12 को देंगे। हमने कहा महोदय कि कम से कम सेवावधि की जो अनुमान्यता है वो बिहार में ही नहीं है, जहाँ कहीं भी जिस दूसरे प्रदेश में ये मिल रहा है वहाँ भी इसी तरह की अनुमान्यता की शर्तें हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे, दूसरे कम लोगों को मिल रहा है। तो ये सरकार, हम लोगों ने कोई सीमा नहीं लगाई है और सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है, इसीलिए ये पेंशन योजना शुरू की है। और हमको बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पेंशन की राशि निर्धारित की है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। इतना हम लोग सम्मान देते हैं। मोहम्मद कबूल होदा जी, हो गया, सब बात आ गई। बावजूद इसके मैं पत्रकार, बिहार के अंदर जितने पत्रकार हैं उनके पेंशन की मांग मैं ये कर रहा हूं, मैं उस सवाल को उठा रहा हूं। और इसीलिए मैं ये माननीय मंत्री जी से आप पूछिएगा, आपको जब मौका मिलेगा पूछ लीजिएगा। आप सब जानते हैं गोदी मीडिया क्या कर रही है, आपको पता है, सबको पता है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से है कि क्या बिहार के अंदर सभी पत्रकार जो हैं उनको पेंशन देने के लिए कुछ अगर नियमों में कुछ शिथिलता लाना है तो ला करके देना चाहती है कि नहीं? मुझे तो इतना ही सिर्फ सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 18% मुस्लिम आबादी का एक बड़ा मामला है। सरकार के बेहतर व्यवस्था नहीं देने की वजह से अहम फरीजा हज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। आप पूरा पूछ लीजिए, क्या चाहते हैं? वही पूरा की पूछ रहे हैं महोदय। महोदय, बिहार के हाजियों को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एयरपोर्ट में इनकी व्यवस्था की गई है। महोदय, ये मामला जो है भारत सरकार संबंधित है, ऐसे आप महोदय, जब गया एयरपोर्ट से 2012-18 में हाजी यात्रा हज के लिए जाते थे, 6000 से 7000 हाजी जाते थे। अब महोदय 2025 में 12000 से अधिक हाजियों की मक्का जाने के लिए लक्ष्य था। अब चाहते हैं मात्र पटना से ना? आप पटना चाह रहे हैं ना? 2378 का ही है। आप आगरा पटना से ना जेपी महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बगल में हमारा एयरपोर्ट पटना है, पटना एयरपोर्ट से महोदय इसका व्यवस्था किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हाजी हज को जा सके और देश का अमन और बिहार राज्य के अमन और शांति की दुआ मांग सके, बिहार के विकास की दुआ मांग सके। पटना एयरपोर्ट से इनका व्यवस्था किया जाए महोदय। बगल में पटना एयरपोर्ट है, हज भवन के बगल में एयरपोर्ट है महोदय, इसका व्यवस्था यहाँ से किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली कि कौन
हज यात्री कहाँ से जाएंगे, ये सब का निर्धारण यहाँ जो हज कमेटी है वो हज कमेटी ही करती है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के ही मानिंद लोग सदस्य होते हैं और वही तय करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कौन हज यात्री कहाँ से विमान की सुविधा चाहते हैं ये भी अपना ऑप्शन या पसंद वही देते हैं महोदय। गया या कहीं दूसरी जगह का, बिहार के दूसरे जगह का पसंद इसलिए भी महोदय नहीं देते हैं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा गया में बना ही है, क्योंकि यहाँ से जाने का खर्चा अधिक लगता है। हम लोगों ने कोई रोक नहीं लगाई है। पिछली दफ़ा भी किशनगंज से विशेष व्यवस्था करके हम लोगों की सरकार ने उनको हज यात्रा पर भेजने की व्यवस्था की थी, और आगे भी अगर हज यात्री कोई विशेष सुविधा चाहते हैं तो सरकार तो इस बारे में पूरे संवेदनशीलता से विचार करती है। पिछले वर्ष 2 साल पहले करीब वहाँ से ज़्यादा लोग थे तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई, क्योंकि कलकत्ता से या दिल्ली से जाने में उन्हीं लोग को सुविधा होती है। महोदय सरकार को कोई एतराज़ क्यों होगा? केवल यहाँ से फिर अतिरिक्त विमान भेजने में खर्चा उन लोगों को अधिक लगता है, इसलिए सामान्य पसंद में वही लोग दूसरी जगह को चुनते हैं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री चंद्रशेखर जी। महोदय, जवाब आया है 15 साल से वो शिविर है और एफआईआर की अनुशंसा होती है मठाई में। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शिविर को ओपी में परिवर्तित कर और स्वतंत्र भवन, पुलिस पदाधिकारियों, महिला कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए बनाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने जवाब में दिया है कि जो शिविर है वहाँ चलाए जाते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन ओपी के निर्माण जब होते हैं तो उसके लिए हम परमानेंट बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, वो हमारा टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है। हम इसको दिखवा लेते हैं, माननीय सदस्य चाहते हैं इसको हम दिखवा लेते हैं, जांच करा लेते हैं, आवश्यकता बढ़ेगा तो थाना बनाने की बात सोची जा सकती है। श्री अजय कुमार। पूछता हूं महोदय, और जवाब भी मिला है। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो जा चुका है, लेकिन हम सदन को बताना चाहते हैं आंशिक रूप से सकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। इसके अधीन एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास समस्तीपुर जिला मुख्यालय में चल रहा है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है। मोहम्मद आबिदुर रहमान। प्रावधान है ही नहीं, तब सुने नहीं, जिला स्तर पर चल रहा है। इसलिए लाया कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान लाने के लिए ही तो मैं क्वेश्चन लाया कि आप क्या इस आधार पर जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है जिन ब्लॉकों में, उसको चिन्हित करके वहां क्या आप छात्रावास अल्पसंख्यकों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए आप निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक छात्रों की आवश्यकता एवं शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जाता है, उसको हम दिखवा लेते हैं। थैंक यू। मोहम्मद आबिदुर रहमान। श्री संतोष कुमार निराला। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है सरकार का, और उत्तर में पुलिस चौकी के निर्माण में कोई सकारात्मक सरकार का प्रश्न उत्तर नहीं है। हम बताना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि इटाढ़ी थाना का अंतिम छोर है, धनसोई थाना का भी अंतिम छोर है, और राजपुर का मध्य भाग है। आए दिन वहाँ छिटपुट घटनाएं होती रहती है, और वहाँ कई एक दुकानें हैं, बाजार लगती है, और 10+2 का स्कूल भी है। और मेरा जो गृह है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में है।
तो ऐसे पुलिस की गाड़ी बराबर लगी रहती है और घटनाएं होती है। तो मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, वहां पुलिस चौकी कुकुड़ा में निर्माण कराएं। माननीय मंत्री। वैसे अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 5 वर्षों में आपराधिक आंकड़ा शून्य है, लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस इलाके की और समीक्षा की जाए। समीक्षा कराकर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर करूंगा। श्री अरुण सिंह। पूछता हूँ महोदय, सरकार का उत्तर आया है। पूछ लीजिए। मैं उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्न था। सरकार ऐसी घोषणा की थी कि पुराने चीनी मिलों को जहाँ है उसको हम चालू करेंगे। हम इतना ही जानना चाह रहे थे कि रोहतास जिला में 2 चीनी मिल थे, डालमिया नगर में और विक्रमगंज में। क्या उस चीनी मिल को चालू करने के विचार रखती है सरकार? तो उत्तर में जो बात आया है, तो जो सरकार अपन क्या निर्णय ले रही है नहीं ले रही है उस संबंध में है। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि डिहरी और विक्रमगंज में खोलने के विचार रखती है कि नहीं रखती है। ये बात सुनने के लिए हम थोड़े क्वेश्चन किए हैं कि आपका सहकारिता विभाग क्या कर रहा है, जिला विभाग क्या कर रहा है। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि विक्रमगंज में और डालमिया नगर में उद्योग पूंज चीनी उद्योग मिल खोलने का विचार रखती है कि नहीं रखती? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों और चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों को स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उस समिति द्वारा राज्य में नई चीनी मिलों स्थापना एवं पुरानी बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार के संबंधित नीति निर्धारण कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने महोदय सभी जिलों से, करीब 25 जिलों से हम लोगों ने डीएम को पत्र लिखकर जमीन उपलब्धता की मांग की है और जैसे ही निवेशक हम लोग को मिलेंगे हम लोग चीनी मिल चालू करने का प्रयास करेंगे। श्री अख्तरुल ये सरकार का काम है। हम ये चाहते हैं कि डिहरी में और विक्रमगंज में जो पुराने चीनी मिल है उस जगह को चयनित करेगी सरकार की नहीं करेगी, ये बात हम पूछना। रिपोर्ट मांगा गया है ना? मांगा गया रिपोर्ट? अध्यक्ष महोदय, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट करा रहे हैं। यदि सरकार उसको देखेगी, समीक्षा के उपरांत यदि उस लायक रहेगा जरूर करेंगे, इसमें क्या दुमत। श्री अख्तरुल मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री ने कहा है कि प्राक्कलन तकनीकी मंजूरी के बाद हम वो मंगवा रहे हैं, करवा लेंगे। लेकिन हम एक बात सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं सर कि माँ सब बच्चे से प्यार करती है लेकिन बीमार बच्चे से अधिक प्यार करती है। सीमांचल में सारा काम पीछे होगा सर, सब जगह थाना की चारदीवारी हो गई सर, वहां चरागा बना हुआ है सर। मैं सिर्फ ये माननीय मंत्री से गुजारिश करूंगा, कब तक बना देंगे, सिर्फ कब तक समय दे दें, क्या इस वित्तीय वर्ष में सर बता दीजिए। एस्टिमेट बनने के बाद नहीं सर, वो कराना चाह रहे हैं सर। अच्छा, जवाब दिलवा दिया, जवाब दिलवा अगले वित्तीय वर्ष में कर दें। श्री गौतम कृष्ण। अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूछ लीजिए, उत्तर है ना? मिला है जी, उत्तर मिला है सर। पूरा पूछ लीजिए। और मैंने माननीय मंत्री जी से एक ओपी निर्माण की मांग किया था जो चंद्रायन चौक से सहरसा 21 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और एक तरफ पूरी घनी आबादी है और दूसरी तरफ ये चौर का इलाका है, मतलब पानी जमा हुआ इलाका है। और इस 21 किलोमीटर की दूरी में एक भी पुलिस चौकी न रहने की वजह से आपराधिक, जी पूरा ही पूछ रहा हूँ सर, तो आपराधिक घटना होती है, नशा कारोबार वाला लगा रहता है, मारपीट है, छिनतई है। जिसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया है उसमें कहा गया है अधिकारी लोग बड़े सातिर लोग होते हैं जो उत्तर बना के देते हैं सरकार को, जो उत्तर देते हैं वो पूरे गोल मटोल होता है। सातिर सब हटा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार को सही बात से अवगत नहीं कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से ध्यान देंगे, लेकिन जब सही वस्तु स्थिति पता होगी तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे, हम इतना विश्वास करते हैं। जिसमें कहा गया है इस 21 किलोमीटर, इधर से नोहट्टा थाना का शुरुआती पॉइंट ले लिया 5 किलोमीटर, इधर से बिहरा थाना का शुरुआती पॉइंट ले लिया 5 किलोमीटर और क्या कहता है इधर से बिहरा थाना का ले लिया। तो मैं
कहना चाहता हूँ सिर्फ माननीय मंत्री जी, बीच में अगर एक चौकी का निर्माण हो जाए तो 21 किलोमीटर सुरक्षित होगा। उसके बाद एक मैं इसमें पूरक पूछना चाहता हूँ कि जो माननीय मंत्री जी उत्तर दिए हैं कि इसमें मात्र 2 घटना हुई है, एक छिनतई का घटना हुआ है, एक चोरी की घटना 2 हुई है मैं पिछले 5 साल में। हकीकत ये है अध्यक्ष महोदय कि लोग अपना सामान तो छिनवा ही लेते हैं, छिना जाता है, वो थाना जाने से बचते हैं क्योंकि 1000, 2000, 5000 की अगर होती है तो उनको लगता है इससे ज्यादा तो मुझे चढ़ावा चढ़ाना पड़ जाएगा। इस डर से अपना आग्रह कर दीजिए। अच्छा, हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से कि सही रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरा घर मधेपुरा है। एक मिनट सर, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर, सिर्फ अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे घर जो शेखर बाबू और मेरा घर जस्ट बगल में है, पूछ लीजिए हमारे सौगढ़ और मधेपुरा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और छिनतई रोज घटना होती है, पूछ लीजिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन लोग दर्ज नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब है कि पिछले 5 वर्षों में 5 घटना, मात्र 3 छिनतई और 2 चोरी की घटना है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। सरकार सुशासन के साथ चलाना चाहती है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और 5 साल में 5 घटना होगा तो ओपी कैसे खुलेगा? एक, लेकिन माननीय सदस्य तो अभी कुछ दिनों से काम कर रहे हैं उस इलाके में, मैं 27 साल से उसी इलाके में काम कर रहा हूं। मैं ठीक है, लेकिन मैं जरूर यह कहता हूं, मैं इसका जांच करा लेता हूं, यदि संभव होगा तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। श्री वशिष्ठ सिंह महोदय, आंसर तो मिला हुआ है मुझे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि जो मेरा समस्या है बहुत जटिल है महोदय। कोचस प्रखंड अंतर्गत नौवा पंचायत, नरवर पंचायत और चितांव पंचायत के लगभग 28 से 30 गांव, ब्लॉक का काम कोचस से होता है, अंचल का काम कोचस अंचल से होता है और पुलिस का काम जो है दिनारा से होता है, थाना से होता है। जबकि ये पंचायत 2 से 5 किलोमीटर के नजदीक में कोचस थाना पड़ता है और 25 किलोमीटर महोदय 25 किलोमीटर जाना पड़ता है दिनारा थाना पर। और जब अनुमंडल पुलिस का काम होता है तो अनुमंडल का काम सब होता है ससराम से और पुलिस अनुमंडल का काम होता है विक्रमगंज से, जो 45 किलोमीटर जाना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपका आया है कि एसपी से प्रस्ताव, हम चाहेंगे कि कब तक प्रस्ताव मंगाकर और शीघ्र इसको करा दिया जाए, चूंकि आप तो दयालु आदमी हैं, जल्दी से कर देते हैं। ये बहुत जटिल समस्या है मेरे क्षेत्र का। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का स्पष्ट जवाब है, पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाकर, तुरंत मंगाकर, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मंगाकर इसका निर्णय माननीय विधायक के सहमति से तुरंत करूंगा। श्री श्याम रजक जी, उत्तर मिला है सर? जवाब मिला है, लेकिन जवाब में जो है कि इन्होंने लिखा है कि प्रस्थगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में नहीं है। मेरा ये मानना है, कहना है कि जब इन्होंने कहा कि प्राथमिकता सूची में नहीं है तो उसी कब्रिस्तान को आधा घेराबंदी 12 और 15 में, 9 और 10 में किया गया, आधी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी घटनाएं होती थी और आधा बचा हुआ है। जब आधा में काम हुआ है तो फिर प्राथमिकता सूची में नहीं होना, संवेदनशील नहीं होना, ये किस बात का जवाब है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने जो सूचना दिया मैं ग्रहण करता हूं। इसको शीघ्र, यदि आधा काम हुआ है तो पूरा काम भी सरकार कराएगी। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय। हमारा प्रश्न है महोदय कि कैमूर जिला के नुआव प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का महोदय जवाब मिला है माननीय मंत्री जी। 2 बैंक है वहाँ पे नुआव में, पूरे प्रखंड में, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक बिहार ग्रामीण बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि उसमें लगभग 51,000 खाता धारक हैं
और बिहार ग्रामीण बैंक में लगभग 40,000 खाता धारक हैं महोदय। और जितने भी रिटायर्ड सैनिक होते हैं या रिटायर्ड शिक्षक होते हैं उन लोगों की पेंशन भारतीय स्टेट बैंक में आती है महोदय। तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके बुजुर्ग लोगों को पेंशन के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल है कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नुआव प्रखंड में एक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोली जाए महोदय। अभिभावक हैं हम लोगों के, हम लोग नए आए हैं, कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ स्टेट बैंक का खुल जाए तो बढ़िया रहेगा। विजेंद्र बाबू ठीक है, प्रयास करेंगे। श्रीमती विनीता मेहता। मैं पूछती हूँ। उत्तर मिला है ना? नहीं, उत्तर नहीं मिला है अभी। हाँ, माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ दीजिए, बता दीजिए। अभी नए सदस्य हैं जाकर के, अभी अपलोड तो ही है जी। बैंक शाखा खोलने का है। उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के पत्रांक 578 दिनांक 7/2/26 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रोह प्रखंड में 5 किलोमीटर के दायरे में 3 बैंक शाखाएं, 24 ग्राहक सेवा केंद्र एवं 2 ATM के माध्यम से नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत रोह प्रखंड के निवासियों को नकदी आहरण सहित अन्य आवश्यक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, नजर दी 2, शाखा है 2, किलोमीटर है 5। बिहार ग्रामीण बैंक अनैला 3, 5 किलोमीटर की दूरी। बिहार ग्रामीण बैंक रोह 5 किलोमीटर 0 किलोमीटर की दूरी। ग्राहक सेवा केंद्र 1 0। स्टेट बैंक IBP 13, इंडसइंड बैंक 1, वन इंडिया 1। बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक के सक्षम प्राधिकार हैं। मूलतः बैंक शाखा आउटलेट खोलने का निर्णय बैंक के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। श्री ऋतुराज कुमार, श्री विष्णुदेव पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सीवान जिला के दरौली विधानसभा में सभी प्रखंडों में पंचायतों की संख्या अधिक और क्षेत्र बड़ा होने के कारण वर्तमान में अग्निशमन वाहन की संख्या कम है। सभी प्रखंडों में अग्निशमन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। धन्यवाद। मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि दरौली थाना में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया उसको जिलाधिकारी के साथ एक बैठक कराकर उसको विस्तृत रिपोर्ट मांगते हैं। माननीय सदस्यगण, प्रश्नों का उत्तर आपके सीट के सामने लगे टाइप में रहता है, उसे बस देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो सचिवालय आपको मदद करेगा। श्री नीतीश मिश्रा, श्री कुमार शैलेंद्र प्राकृत दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और मैं उत्तर से संतुष्ट भी हूँ। माननीय मंत्री महोदय से केवल ये आग्रह कर रहा हूँ कि चूँकि जो पहले पुलिस चौकी थी वहाँ पर पहले भी TOP चलता था और हाल फिलहाल में अभी एयरपोर्ट भी खुला है, धमदाहा और पूर्णिया के बीच में ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो माननीय मंत्री महोदय से केवल आग्रह करता हूँ कि यदि भविष्य में कोई वैसा विचार हो तो एक TOP जरूर खोला जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बताया कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन मैं समीक्षा करा लेता हूं, एक रिपोर्ट मांगता हूं, उसके आधार पर विचार किया सकता है। श्री पूरनलाल टुड्डू, श्री पूरनलाल टुड्डू। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग से यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संताली भाषा भारत
आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा है जी। आप उत्तर मिला है ना आपको? नहीं मिला है। ठीक है, माननीय मंत्री उत्तर दे दीजिए, बैठ जाइए, उत्तर सुन लीजिए। अपलोड किया हुआ है, लेकिन महोदय उत्तर सुन लीजिए तो पूछिएगा पूरा, बैठ जाइए। इसमें बात इतनी ही है कि माननीय सदस्य का कहना सही है कि 2003 में संविधान में संशोधन करके संथाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर दिया गया। उसके अनुरूप भारत सरकार ने नोटिफिकेशन 2004 में निकाल दिया। वो निकाल दिया तो वो तो स्वतः पूरे देश में लागू हो जाता है। फिर अलग से बिहार में नोटिफिकेशन करने की क्या बात माननीय सदस्य कह नहीं रहे। अगर वो स्पष्टता से कह दें या एक पत्र लिख दें तो हम अलग से इसको दिखवा लेंगे। चलिए अभिषेक रंजन जी। जवाब जो मिला है महोदय उससे हम असंतुष्ट ही नहीं बल्कि हैरान भी हैं। कानून व्यवस्था को मापने का जो किलोमीटर से जो मानदंड तय किया गया है, ये हैरानी वाला बात है महोदय। मझौलिया थाना के अंतर्गत 29 पंचायतें आती हैं और लगभग 50 से 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मझौलिया थाने के अंतर्गत आता है। लगभग क्राइम का डाटा देखा जाए तो मझौलिया थाने में प्रति माह पिछले माह 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं। पिछले महीने जनवरी के माह में 4 से 5 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिली थी और पूरे जिला में 200 जो चोरी होती है उसमें से 20 से ज्यादा चोरी मझौलिया थाने में रिपोर्ट की जाती है। सरिस्वा सर वही पूरक पूछ रहे सर, सरिस्वा बाजार जो है सर वो साधारण बाजार नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहा है। नेपाल का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ बॉर्डर है। तो सर मेरा पूरक ये है कि क्या 29 पंचायत और 50 से 60 किलोमीटर क्षेत्र एक ही थाना से नियंत्रित करना व्यवहारिक है? क्या सरकार किसी जन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? सरिस्वा बाजार में अविलंब अस्थायी पुलिस ओपी की स्थापना की सर हमारी मांग है और अगर इसे कंसिडर किया जाए तो सर हम काफी धन्यवाद देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और आरक्षी अधीक्षक दोनों की एक संयुक्त बैठक करके पूरी इलाके की समीक्षा करके एक रिपोर्ट आ जाता है, उसके आधार पर निर्णय लेते। श्री उपेंद्र प्रसाद। सरकार के जवाब आया भी है और जो हमने प्रश्न किया है उसका जवाब सही है, लेकिन महोदय मेरा इतना ही कहना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बिना लेखा परीक्षा पास किए को भी एसीपी का लाभ देना है, वो 28/6/2024 को ही आदेश पारित है और आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। क्या यह पर्याप्त समय नहीं है लागू करने के लिए? बस इतना ही सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक सरकार इसको लागू करेगी। महोदय हमने तो कहा है उत्तर में जिससे वो संतुष्ट भी है कि सरकार लागू किए हुए है, चाहे हाईकोर्ट का मामला हो या हमारे यहाँ इस तरह के मामलों में निर्देश सभी विभागों को वित्त विभाग देता है, उसने भी निर्देश दिए हैं। तो कोर्ट के आदेश और वित्त विभाग के निर्देश इन दोनों के आलोक में सभी विभाग और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भी उसका अनुपालन कर रहे हैं। अगर कोई मामला विशेष हो जहां पर कोई अधिकारी किसी क्षेत्रीय कार्यालय में या सचिवालय में अगर ये लागू नहीं हो रहा है तो सदस्य अलग से सूचना देंगे तो हम लोग जरूर दिखवा लेंगे। श्री मनोज यादव लिख के दे दीजिए आप। श्री मनोज यादव। श्रीमती सोनी रानी। अध्यक्ष महोदय मैं पूछती हूँ। माननीय मंत्री उद्योग। अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के अंतर्गत वैसे कुछ उत्तर अपलोड किया हुआ है, कोई पूरक प्रश्न हो तो या उत्तर नहीं लिखे हैं तो उत्तर पढ़ लेते हैं। सदस्य उत्तर पढ़ लिए हैं? नहीं मिला है सर। ठीक है, बता दें। तो नए लोग हैं, दिक्कत थोड़ी हो रही है। सुपौल जिला के अंतर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी मक्का तथा आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। उद्योग विभाग द्वारा किसानों एवं निवेशकों के हित में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के निवेशक को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति
और विभिन्न सुविधाएं, वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र, जो माननीय सदस्य का सवाल है, में 476 इकाइयां कार्यरत है और जिसमें लगभग 5039 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है। सुपौल जिला में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से कुल 4 इकाइयां कार्यरत है और 11 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति स्टेज 1 प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उत्पादों का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर में कुल 58 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इरेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस विकसित किया गया है और आने वाले समय में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें भी और कोई अगर खाद्य प्रसंस्करण के निवेशक आएंगे तो उनको वहां पर जो है प्राथमिकता देने का काम सरकार करेगी। श्रीमती मीना कुमारी। उत्तर प्राप्त है महोदय। ये जो मदनेश्वर स्थान में जो बीओपी की मैंने मांग किया है, तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगी कि ये बाबूबढ़ी प्रखंड 20 पंचायत का है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ने जनगणना करवाई, उस जनगणना के आधार पर वहाँ पर 2,75,000 जनसंख्या है। तो इस आधार पर वहाँ पर कोई भी घटना होती है तो थाना में फ़ोन करने के बाद वो बहुत देर के बाद पहुँचती है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। बहुत सारी ऐसी जनसंख्या के आधार के चलते ये सामना करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि अब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि इस पर थोड़ा विचार करें वो अपने स्तर से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 8 किलोमीटर पर अंधराटाड़ी थाना है और इसके बावजूद माननीय सदस्य जैसा बता रही है, तो इसको मैं वहाँ पर आरक्षी अधीक्षक से एक रिपोर्ट मंगाकर इसको देखता हूँ कि आवश्यकता है कि नहीं है। माननीय सदस्य से भी विचार को उपरांत उस पर निर्णय लेंगे। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 5 जगहों से गन्ना के बीज का वितरण किया जाता है। ईक अनुसंधान पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, मोतीपुर और प्रमाणित कृषकों के द्वारा और चीनी मिल के द्वारा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं मुख्यमंत्री गन्ना विस्तार योजना 2025-26 की रिपोर्ट देख रही थी और उसमें जो लक्ष्य है महोदय, प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, मैं सदन के लिए पढ़ना चाहती हूँ 3-4 लक्ष्य जो इम्पोर्टेंट हैं। प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसका लक्ष्य 70,000 भौतिक लक्ष्य है और जो 7 लाख भौतिक लक्ष्य है और जो उपलब्धि है वो सिर्फ 88,673 है, जो सिर्फ 12% है। सिमिलरली वित्तीय लक्ष्य 350 लाख का है जिसमें उपलब्धि 5.56 लाख है, जो सिर्फ 1.5% है। इसी तरह से प्रमाणित बीज क्रय का लक्ष्य भी 28,000 के अगेंस्ट पूरे पूछ लीजिए 3,517 है, जो 12.5% है और वित्तीय लक्ष्य 2% ही उपलब्धि हुई। आधार बीज प्रोत्साहन राशि तो महोदय आश्चर्य की बात है कि 0 उपलब्धि है, कुछ भी नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि लक्ष्य के विरुद्ध जो 0 और 5% और 12% और 1% की जो उपलब्धि हो रही है, क्यों नहीं किसानों को उपलब्धि की जा रही है बीजों की, प्रमाणित बीजों की, क्यों नहीं किसानों को मिल रहा है? इसका क्या औचित्य है? क्यों गन्ना विभाग हर क्षेत्र में ही पीछे चल रहा है उपलब्धि? मंत्री महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज की उपलब्धता हेतु त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन ईक अनुसंधान संस्थान पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र मोतीपुर तथा आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज का उत्पादन चीनी मिल प्रगतिशील कृषकों द्वारा किया जाता है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत उन्नत एवं नवीन किस्म की चयनित 16 प्रभेदों के आधार प्रमाणित गन्ना बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली चीनी मिल द्वारा योजना अंतर्गत इच्छुक किसानों को CO 0118, COLK 14,201, COLK 15,023, CO 98,014, COLK 12,209 के आधार पर एवं प्रमाणित गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल भौतिक लक्ष्य 521 एकड़ के विरुद्ध शरदकालीन बुआई हेतु 40 एकड़ के लिए 1,000 क्विंटल प्रमाणित गन्ना बीज वितरित किया जा चुका है तथा बसंतकालीन बुआई हेतु शेष बीज वितरण करने का कार्य प्रगति पर है। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र राजपुर एवं हुसैनी कृषि फर्म गन्ना उद्योग विभाग के अधीन नहीं है। महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सिर्फ उत्तर जो आया है उसी को पढ़ा है। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि ये रिपोर्ट मैं उनको साझा कर देती हूँ। 2025-26 का जो गन्ना का रिपोर्ट है, उपलब्धि और भौतिक जो लक्ष्य और उपलब्धि है, तो क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट को देखकर कोई जांच बैठाना चाहेंगे कि गन्ना किसानों को बीज क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं लक्ष्य के अगेंस्ट? माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहती हूँ और आग्रह भी करना चाहती हूँ कि एक जांच कमेटी बिठा दे, मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उसका हम बैठे बैठे अध्ययन कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। इन्होंने एक बात की अपनी जवाब में जिक्र किया अध्यक्ष महोदय कि गन्ना बीज जो उपलब्ध कराई जा रही है, कुल भौतिक लक्ष्य 521 एकड़ के विरुद्ध मात्र 40 एकड़ में 1,000 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है। महोदय, जब मंत्री ने यह स्वीकार किया 521 एकड़ के एवज में मात्र 40 एकड़ में ही बीज गन्ना का उपलब्ध कराया गया, तो माननीय मंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए कि इतना कम प्रमाणित बीज गन्ना किसानों को क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जी, अगर आप उपलब्ध करा दें तो मैं दिखवा लेता हूं इसको। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त, सरकार दिखवा लेगी। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 21-22 एवं 22-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव सुन ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 फरवरी 2026 के लिए निम्नलिखित सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री अजय कुमार साबिसा, श्री कुमार साबिसा, मौका देंगे आप, मौका देंगे, मैं मौका दूंगा, आप बच जाइए। श्री अरुण सिंह साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री गौतम कृष्ण साबिसा, श्री सावित्री देवी साबिसा, अभिषेक रंजन साबिसा, श्री अनिता साबिसा। आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय को सम्मिलित अनुदानों के मांगों पर वाद विवाद मतदान निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा के प्रकृति शासन नियम 172/3 नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्य स्थगन हम लाना चाहते हैं। महोदय, बिहार भूमि सुधार आयोग डी बंदोपाध्याय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के 6,50,000 भूमिहीनों को चिन्हित किया था। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर के 8 लाख तक पहुंच गई। 17वीं विधानसभा के चलते सत्र में सरकार द्वारा भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की थी। बावजूद इसका अनुपालन नहीं हुआ। इसके विपरीत प्रशासन द्वारा जो भूमिहीन सरकार को जमीन पर झोपड़ी बनाकर बरसों से रहते आ रहे हैं को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पटना, गया, हसनपुर, मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के दौरान हजारों परिवार बेघर हुए, जिस पर पटना उच्च न्यायालय ने भी तल्ख टिप्पणी की है। सरकार भी भूमिहीनों को
जब तक नई जगह पोजीशन नहीं दिया जाता तब तक नहीं उजाड़ने की घोषणा किया था। अतः 16/2/26 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर सरकार गरीबों को बेदखली रोक लगाने और भूमिहीनों को बास भूमि का मालिकाना हक सुनिश्चित करने एवं सभी भूमिहीनों का चाषबास के लिए घोषणा अनुसार 5 डिसमिल जमीन देने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। माननीय सदस्यगण, एक सूचना है कि गया नहीं गया जी, माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट ने फैसला जो लिया था गया गया जी कर दिया गया है, तो आगे उच्चारण में गया के गया जी कहेंगे। राजू तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष के बयान जो उनके दल के आरजेडी के जो विधायक हैं वो हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं मांग करूंगा इस सदन में, जैसे माननीय हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर रहा महोदय, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है और ये आरजेडी वाले लोग इनकी संस्कृति क्या रही है महोदय बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जंगल राज की उपज है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय। अभी कल ये बेचारे कर रहे थे, आज मूर्ति की मांग करते हैं। ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं है। देखिए इस सदन में खूबसूरती, मुख्यमंत्री हमारे पूरे कैबिनेट के साथ रहते हैं, इनका नेता प्रतिपक्ष पता नहीं है।